हेलो बच्चों, आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो बात उठी थी जो यूएन के अंदर रिफॉर्म करने की, सुधार करने की, उसके स्ट्रक्चर्स में यानी कि ढांचों में और प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाओं में, ठीक है, सुधार की बात हुई। तो चलिए आगे चलते हैं। While the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult। तो वैसे तो सभी के सभी इस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी इस बात पे एक मत है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, पर कैसे हों वो सुधार, ठीक है, इस बात को लेकर के थोड़ा मतभेद है, इस पर सहमति नहीं है। लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए यूएन का जो सुरक्षा परिषद है उस पर रिफॉर्म, सुधार उसके अंदर कैसे हों, इसके ऊपर बात करते हैं। इन 1992 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडोप्टेड ए रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। तो 1992 में यूएन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है उसमें एक रेजोल्यूशन जो है वो अपनाया जाता है, और उस रेजोल्यूशन के प्रस्ताव के 3 मुख्य जो हैं शिकायतें हैं या बिंदु हैं, ठीक है। सबसे पहली द सिक्योरिटी, जो शिकायतें हैं वो ये थी, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़, कि जो सुरक्षा परिषद है अब जो समकालीन जो राजनीतिक रियलिटीज़ हैं उनको नहीं रिप्रेजेंट करता, उनको नहीं दर्शाता, यानी कि पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट्स एंड आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर्स। दूसरी जो शिकायत ये थी या पॉइंट ये था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस होते हैं या फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, वेस्टर्न वैल्यूज़, यानी कि जो पश्चिमी मूल्य हैं, ठीक है, पश्चिमी बातों को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, और वहाँ के जो हित हैं, पश्चिमी हित हैं, उनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये सिक्योरिटी काउंसिल पे जो डोमिनेशन है वो कुछ शक्तियों का ही है, जैसे रशिया हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनका ज़्यादा रोल है इसमें। तो सभी देशों की इसमें बात नहीं सुनी जाती, ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्हीं देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही फ़ायदा होता है इसमें, ठीक है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। तीसरी शिकायत ये थी कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें समान प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि एशिया की सिर्फ एक ही कंट्री है जबकि यूरोप की 2 कंट्री हैं, ठीक है। तो सभी जो मतलब कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे बराबर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सभी का बराबर, सभी का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल में। In view of these growing demands for restructuring of the UN, on 1 January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed। तो इन सब बातों के ऊपर, ठीक है, ये जो मांग चल रही थी, डिमांड्स चल रही थी सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स, ये 3 पॉइंट हमने देखे, ठीक है। इसको लेकर के 1 जनवरी 1997 को उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, गाना के, ठीक है, इन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो शुरू की कि कैसे यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स ज़रूरी है, इनको समझ लेना, ठीक है। एक तो समकालीन जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, उसको अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है, और दूसरा कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस होता है और वेस्टर्न कंट्रीज इसको डोमिनेट करती हैं, और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। हाउ फॉर इंस्टेंस शुड सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चूजन, और कि कैसे जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं उनको कैसे चुना जाए, ठीक है। इन द ईयर सिंस दैन The following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council। जब से लेकर आज तक कुछ बिंदुओं पे सहमति बनी है कि कैसे नए स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों को चुना जाए सुरक्षा परिषद में। इन न्यू मेंबर इट हैज़ बीन सजेस्टेड शुड बी, और एक नया सदस्य जो ऐसे के ये बिंदु होने चाहिए तभी उसको चुना जाएगा। ए मेजर इकोनॉमिक पावर, जो भी कोई नया सदस्य होगा वो एक आर्थिक शक्ति होना चाहिए,
एक मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति होना चाहिए, ए सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यूएन का जो खर्चा होता है उसमें कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, ठीक है। ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जनसंख्या अच्छी होनी चाहिए। ए नेशन डैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, एक ऐसा देश जो कि आदर करे, रिस्पेक्ट करे प्रजातंत्र का और मानव अधिकारों का। ए कंट्री डैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर, और जो देश है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो, ठीक है, विविध हो, उसमें अलग अलग ज्योग्राफी के मामले में, आर्थिक जो सिस्टम्स है उसके मामले में, कल्चर संस्कृति के मामले में, ठीक है। हम नीचे देख सकते हैं कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं बजट में यूएन के, देखो 2017 का डाटा है ये, यूएस सबसे ज़्यादा देता है, 22% यूएन के खर्चे में अपना कंट्रीब्यूट करता है, जापान है, चाइना है, फ्रांस, सब चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे तक, ठीक है। देखिए इंडिया का शायद कहीं भी नंबर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो इंडिया बहुत ही कम देता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड बैंक आप पढ़ लेना, वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में जो है क्रिएट किया गया था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा वगैरह देना होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सभी, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज पे जो है देना होता है। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। क्लियरली ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज़ सम वैलिडिटी, गवर्नमेंट्स सो एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस। अब कुछ जो क्राइटेरिया है, जो सरकारें हैं या देश हैं, ठीक है, वो कुछ क्राइटेरिया को तो बिल्कुल सही मानते हैं जो उनके अकॉर्डिंग फिट बैठता है, और कुछ क्राइटेरिया जो है उनको नहीं मानते जो उनके अनुसार सही नहीं है, ठीक है। इवन if they had no desire to be member themselves, countries could see that the criteria was problematic। तो कई देश खुद मेंबर नहीं बनना चाहते, ऐसी इच्छा नहीं जाहिर करते कि भाई हमें मेंबर बनाओ, फिर भी वो इस क्राइटेरिया को थोड़ा समस्या से भरा हुआ मानते हैं, प्रॉब्लमेटिक मानते हैं, ठीक है। हाउ बिग एन इकोनॉमी और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। यहाँ पे ये बात नहीं कही गई स्पेसिफिकली कि कितना बजट हो, मतलब कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए या कितनी बड़ी जो सैन्य शक्ति होनी चाहिए एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने में, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। What level of budget contribution would enable a state to buy its way into the council, और कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा यूएन के बजट में कि वो मेंबर बन सके, तो ये चीज़ बिल्कुल भी डीपली नहीं बताई गई, बेसिकली बेसिक बता दिया गया। वाज ए बिग पॉपुलेशन एन एसेट और ए लाइबिलिटी फॉर ए कंट्री ट्राइंग टू प्ले ए बिगर रोल इन द वर्ल्ड, और क्या एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना एक अच्छी चीज़ है या एक मतलब लाइबिलिटी है, ठीक है, एक क्या नाम है, देश के ऊपर भार है या अच्छी चीज़ है, ठीक है, बोझ है देश के ऊपर, ठीक है, जो ये इस बात पे भी लेकर के वो थोड़ा सा मतलब डिबेट चल रहा है। इफ़ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वाज द क्राइटेरिया, कंट्रीज विद एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स वुड बी इन लाइन टू बी द मेंबर्स। तो अगर अगली बात ये भी कही गई कि जो भी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहेगा वो प्रजातंत्र का और जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उनका अच्छे से जो है पालन करे, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो जो देश इन चीज़ों का मेन ख्याल रखते हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गए, डेनमार्क हो गए, ठीक है, ये देश तो सबसे आगे हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स में, तो इनको सबसे पहले बनाना चाहिए मेंबर, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर, पर क्या ये देश जो है सही तरीके से मतलब काउंसिल मेंबर बन पाएंगे, क्या एक इनकी कुछ चलेगी दुनिया में, ठीक है, क्योंकि ये देश हैं तो बहुत छोटे छोटे, पर ये डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को सबसे आगे रखते हैं, ठीक है। फर्दरमोर हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजोल्व, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं रिफॉर्म्स को लेकर के। Did equitable representation in geographical terms mean that there should be one seat each from Asia, Africa and Latin America and the Caribbean? तो कई बार बात होती है कि बराबर भौगोलिक आधार पे बराबर जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। इसका मतलब ये है कि भौगोलिक एशिया से भी एक मेंबर हो, अफ्रीका से भी हो, लैटिन अमेरिका से भी हो, कैरिबियाई देशों से भी हो, क्या इस टाइप से चाहिए क्या,
शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाय रीजन्स और सब रीजन्स रादर देन कॉन्टिनेंट्स, या फिर क्षेत्रों के आधार पे, जैसे इंडिया साउथ एशिया में आता है, क्षेत्रों के आधार पे, महाद्वीपों के आधार पे ना होकर के क्षेत्रों पे आधार पे दिया जाए। कैसे किया जाए? बहुत कॉन्टिनेंट पे दिया जाए, ज्योग्राफी पे दिया जाए, मतलब रीजन्स पे दिया जाए, कॉन्टिनेंट पे दिया जाए, इकोनॉमी के बेस पे दिया जाए, बजट के बेस पे दिया जाए, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, किस पे दिया जाए? बहुत सारी बहस है, इस पर कोई एक मत नहीं है। वाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी? अब ये कह रहा है कि ज्योग्राफी के आधार पे क्यों ये डिसाइड हो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मेंबर। वाई नोट बाय लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? और इस आर्थिक विकास का आधार क्यों नहीं होना चाहिए? इसे भी आधार बनाओ। वाई नोट इन अदर वर्ड्स गिव मोर सीट्स टू मेंबर्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड? क्यों नहीं जो विकासशील विश्व है, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, इन और जो साउथ अमेरिका है, उसको ज़्यादा सीटें क्यों नहीं दी जाएं? तो ठीक है, तो काफ़ी सारे मतभेद हैं इस बात को लेकर के कि क्या हो क्या ना हो। इवन हेयर देर आर डिफ़िकल्टीज, तो इतनी सारी समस्याएं हैं इस चीज़ को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर के। द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट? तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो विकासशील विश्व है, उसमें अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग लेवल्स पे, स्तर पे हैं विकास के। कोई किसी का विकास ठीक हो रहा है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का ज़्यादा है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे हैं। वट अबाउट कल्चर? कल्चर का क्या रोल? अब कल्चर की बात उठा दी। शुड डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ए मोर बैलेंस्ड वे? क्या कल्चर्स को, संस्कृतियों को, सिविलाइजेशंस या सभ्यताओं को भी रिप्रेजेंटेशन जो है देना चाहिए? अब इसकी हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशन और कल्चर्स गिवन दैट नेशंस हैव सो मैनी कल्चरल स्ट्रीम्स विद इन देयर बॉर्डर्स? अब इनको कैसे बांटा जाएगा विश्व में, अलग अलग सभ्यताओं को और संस्कृतियों को, जबकि जो कल्चर है, एक देश के अंदर इतने सारे कल्चर मिल जाते हैं, संस्कृतियां मिल जाती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन चीज़ों को लेकर के जो है रिफॉर्म अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, कहीं कल्चर को, कहीं सिविलाइजेशन को, कहीं पे इकोनॉमी को, कहीं पे ज्योग्राफी को, कहीं पे ह्यूमन राइट्स, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम्स, इसलिए रिफॉर्म नहीं हो पा रहे। लोग जो देश हैं वो एक मत नहीं है इसको लेकर के। ए रिलेटेड इशू वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। Some insisted, for instance, that the veto power of 5 permanent members be abolished. अब कई लोगों का ये मानना है कि जो मेंबरशिप है उसका जो प्रकृति है उसको बदल दिया जाए, कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनकी जो वीटो पावर है वो ही हटा दो, वही अबोलिश कर दो, ख़त्म कर दो। Many perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant. अब कईयों का ये समझना है या मानना है कि जो वीटो पावर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये जो है फ़िलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, और अब बिल्कुल भी जो है रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। इन द सिक्योरिटी काउंसिल देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। याद रखना 5 और 10 अस्थायी सदस्य हैं। The charter gave them permanent members as privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. तो यूएन का जो चार्टर है, ठीक है, यूएन का जो दस्तावेज है उसमें इन 5 स्थायी सदस्यों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी दी गई है कि पूरी दुनिया में स्थायित्व बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, ठीक है, शांति बनाए रखना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, ठीक है, ये इनको जिम्मेदारी दी गई। The main privileges of the 5 permanent members are permanency and the veto powers. और इनको जो है परमानेंट स्थायी सदस्य तो बनाई देगा, साथ में वीटो पावर भी दे दी गई। अगर किसी भी मुद्दे पर एक भी कंट्री वीटो लगा देती है तो वो मुद्दा जो है वो पास नहीं होगा, ठीक है। The non-permanent members serve only for 2 years at a time and give away after that period to newly elected members. जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही होता है, 2 साल के लिए सदस्य बनते हैं वो, और उसके बाद नए सदस्य आ जाते हैं। ए कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ए टर्म ऑफ 2 years। और एक कंट्री एकदम से दोबारा 2 साल का जो टर्म होता है वो ख़त्म करने के बाद दोबारा नहीं बन सकती लगातार। कह सकते हैं कि लगातार 2 बार नहीं बन सकती लगातार।
द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन ए मेंबर सो डैट दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो अस्थायी सदस्य इस तरीके से चुने जाते हैं कि ये पूरी दुनिया या पूरे सभी महाद्वीपों का बराबर प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, जैसे कि कह सकते हो कि 7 कॉन्टिनेंट्स है तो अंटार्कटिका तो हटा ही दो, 6 कॉन्टिनेंट्स है तो सभी कॉन्टिनेंट्स एक तरीके से 2-2 या 3-3 जो है ले ले, ताकि सभी कॉन्टिनेंट्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव द वीटो पावर। व्हाट इज द वीटो पावर? जो अस्थायी सदस्य होते हैं नॉन परमानेंट, उनके पास वीटो पावर नहीं होती, सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास ही होती है। अभी वीटो पावर होती क्या है? इन टेकिंग डिसीजंस द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाय वोटिंग। कोई भी जो डिसीजन लेना होता है, ठीक है, फैसला लेना होता है, उसमें वोटिंग होती है। ठीक है, वोट डलते हैं। ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट, और सभी मेंबर्स का एक एक वोट होता है। However, the permanent members can vote in a negative manner so that even if all the permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto. अगर मान लीजिए टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी, ठीक है, और 5 स्थायी। अगर 14 मेंबर एक मुद्दे पर एक मत हैं, फेवर में वोट देते हैं किसी भी इशू पे, और अगर एक कंट्री पर वो परमानेंट होनी चाहिए, परमानेंट मेंबर, कोई भी एक परमानेंट मेंबर उसके इशू के अगेंस्ट में वोट दे देता है, नेगेटिव में देता है, तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। यही वीटो पावर होती है। While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. हालांकि इस बात को लेकर बहस चल रही है कि वीटो पावर ख़त्म कर दी जाए, एबोलिश कर दी जाए, या इसमें कुछ सुधार कर दिए जाएं। पर आपको क्या लगता है कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 स्थायी, ये ऐसा होने देंगे? कभी भी नहीं होने देंगे ऐसा सुधार। Also, the world may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over. और ये दुनिया भी इस तरीके के जो एकदम से रेडिकल स्टेप है, इसके लिए तैयार नहीं है, चाहे कोल्ड वॉर ख़त्म ही क्यों ना हो गई हो। यानी कि इस समय ऐसा स्टेप के लिए दुनिया तैयार नहीं है। विदाउट द वीटो देयर इज़ द डेंजर एज इन 1945 that the great powers would lose interest in the world body, that they would do what they pleased outside it. अगर ऐसा कर दिया जाता है, मान लीजिए वीटो पावर अबोलिश कर दी जाती है, तो 1945 के जैसा ही खतरा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर जैसा खतरा आ जाएगा, क्योंकि वीटो पावर तो होगी नहीं, तो वो डिसीजंस जो गलत होंगे उनको कैसे रोका जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, और उनको नहीं रोका जाएगा तो सभी देश अपनी मनमानी करने लगेंगे, और कोई भी फिर इस संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। महत्व किस लिए? क्योंकि सारे के सारे डिसीजन यहाँ पे आते हैं और उन पे वोटिंग होती है, और ज़्यादा वोट जो जिसको ज़्यादा मिलती है वो पास होता है। ठीक है, अगर वीटो पावर हटा दी जाएगी तो फिर यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा, इसलिए ये रेडिकल स्टेप बताया गया है। ठीक है, that they would do what they pleased outside it and that without their support and involvement the body would be ineffective. और इनके मतलब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके इन्वॉल्व होने के, अगर ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनसे वीटो पावर ले ली जाएगी, तो क्या होगा? ये बॉडी ही इनफेक्टिव हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी, यानी कि इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो यूज़ ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर्स अप टू 18 दिसंबर 2017। तो कितनी बार वीटो पावर जो स्थायी सदस्य हैं उन्होंने 18 दिसंबर 2017 तक कितनी बार वीटो पावर का यूज़ कर चुके हैं? यूएसए ने 83 बार, 83 बार किया है। यूएसएसआर रशिया ने सबसे ज़्यादा 133 बार, फ्रांस ने 18 बार, यूके ने 32 बार और चाइना ने 11 बार वीटो पावर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।